हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है लाखामल का प्रेत। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत समय पहले की बात है। नरोत्तम नगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत में पैदावार नहीं हुई थी। राज्य में चारों ओर अकाल फैल गया। प्रतिदिन चारों ओर से भयंकर समाचार आने लगा। अपने राज्य की दुर्दशा देख राजा त्रिभुवन सिंह बुरी तरह परेशान हो उठा। राज्य में चारों ओर हाहाकार हो रहा है। भूख प्यास से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अकाल की विभीषिका से कैसे निपटा जाए। त्रिभुवन सिंह राज्य में पड़े अकाल से तो परेशान था ही, उस पर एक दिन उचित मौका जान पड़ोसी देश मंगलपुर की सेना ने नरोत्तम नगर पर हमला कर दिया। सैनिकों, आगे बढ़ो और नगर पर आक्रमण कर दो। ओह, अब क्या होगा हम पर और हमारे राज्य पर। वे पहले ही अकाल के रूप में किस्मत की मार पड़ी हुई है। अब यह आकस्मिक हमला, तो क्या अकाल व भूख प्यास से पीड़ित हमारे सैनिकों को खाली पेट दुश्मनों की सेना से लड़ना होगा? पर इसके सिवा और चारा भी तो नहीं है। मरता क्या ना करता। त्रिभुवन सिंह को मंगलापुर की सेना के साथ अपनी सेना को लड़ाने का आदेश देना ही पड़ा। मंगलापुर की सेना बहुत शक्तिशाली थी। नरोत्तम नगर की सेना भी अपेक्षा उसकी सेना भी अट्टे कट्ठे थे। फिर भी त्रिभुवन सिंह की सेना ने दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। लेकिन त्रिभुवन सिंह के दिन खोटे थे। उसे युद्ध के मैदान से भागकर जुगल वन में शरण लेनी पड़ी। मंगलपुर के राजा जयदेव सिंह की नज़रों से बचकर रहने के लिए यह वन सर्वथा उपयुक्त रहेगा। अतः त्रिभुवन सिंह अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ वहीं जुगल वन में मुद्रा नदी के किनारे रहने लगा। पिताजी महाराज की मृत्यु के पश्चात नरोत्तम नगर का राजकाज संभालते ही हमें इतनी शीघ्र देश छोड़कर यह दिन देखने पड़ेंगे, इस बात की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर नरोत्तम नगर पर कब्जा करके राजा जयदेव सिंह अति प्रसन्न थे। हमारी योजना फलीभूत हुई। राजनीति में नौसिखवा व अनुभवहीन राजा त्रिभुवन सिंह हमसे डरकर अज्ञात स्थान पर जा छिपा है। अब नरोत्तम नगर पर हमारा राज्य है। अब यह सिंहासन हमारा है। उधर त्रिभुवन सिंह वन में साथियों के साथ कंदमूल खाकर व पानी पीकर बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन मुद्रा नदी में अभिष्ट ऋषि स्नान करने आए। इस युवक के मुख पर तो राजसी तेज है। कौन है यह? झोपड़ियाँ किसकी है? पहले तो इस स्थान पर कोई नहीं रहता था। नदी में स्नान करके अभिष्ट ऋषि त्रिभुवन सिंह के पास पहुंचा। आइए ऋषिवर, गरीब के कुटिया में आपका स्वागत है। बस तुम कौन हो? हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं आपको अपना परिचय अवश्य दूंगा। पहले आप कुटिया में चलकर मुझ गरीब का आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए। ठीक है, बस हम तुम्हारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार है। तब त्रिभुवन सिंह उन्हें आदर सहित अपनी कुटिया में ले आए और कंदमूल खिलाकर ऋषि का सत्कार किया। ऋषिवर, आपको मिलने के लिए इस गरीब के पास कंदमूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस प्रेम से खिलाया कंदमूल मेवा मिष्ठान से भी ज़्यादा मीठा व रुचिकर होता है। तत्पश्चात त्रिभुवन सिंह ने अभिष्ट ऋषि को बताया, ऋषिवर, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं नरोत्तम नगर राज्य का अपरदस्थ राजा हूँ। ओह, तो हमारा अनुमान ठीक ही निकला। तुम राजसी परिवार के हो, लेकिन नरोत्तम नगर का राज्य तुमसे किसने छीन लिया? त्रिभुवन सिंह ने अभिष्ट ऋषि को मंगलापुर राज्य के राजा जयदेव सिंह के आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर, ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ त्रिभुवन सिंह। ऋषिवर, मैं तो अब इस आस में ही रहा हूँ कि किसी प्रकार मुझे खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, ताकि मैं पुनः स्वाभिमान से जी सकूं। त्रिभुवन सिंह, खोया हुआ राज्य क्या इस प्रकार वापस मिल सकता है? तुम तो कैरों की भांति वन में मुंह छुपाकर बैठ गए हो।
रिसीवर, इसके सिवाय और कोई उपाय भी तो नहीं था। मुट्ठी भर सैनिक के साथ मैं और कर भी क्या सकता था। त्रिभुवन सिंह, एक बार हार गए तो सदा के लिए हार ना मानो। पुनर्नय सिरे से युद्ध की तैयारी करो। जयदेव सिंह को ललकारो और उसे अपना राज्य वापस छीन लो। क्या यह संभव है रिसीवर? अवश्य वस्त, तुम विजयी बनो, ऐसी मेरी कामना है। तुम जल्दी से अपने बचे कुचे सैनिक को यहाँ इकट्ठा करो। जो आ गया रिसीवर। कुछ ही देर बाद आसपास के झाड़ियों में रहने वाले बाकी सैनिक अभिष्ट ऋषि के सामने थे। त्रिभुवन सिंह, मैं तुम्हारे सैनिकों को और तुम्हें अमृत रस पिलाने जा रहा हूँ। उस अमृत रस को पीकर तुम लोग अजर अमर हो जाओगे, साथ ही अपार शक्तियों के स्वामी भी बन जाओगे। अमृत रस के साथ साथ मैं तुम लोगों के लिए माया से घोड़े, अस्त्र शस्त्र वह वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का प्रबंध भी करूंगा। मायावी वस्तुओं से युक्त होकर तुम मुट्ठी भर सैनिक के द्वारा ही राजा जयदेव सिंह की विशाल सेना को परास्त कर अपना राज्य वापस ले सकते हो। ओह, ऐसा हो सकता है रिसीवर? हाँ, बस ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी जब तुम पूरे जोश व उत्साह के साथ दुश्मनों से लड़ो। अगर तुम युद्ध भूमि से पुनर्पीठ दिखाकर भाग लो, वह पर भस्म हो जाओगे। मैं वचन देता हूँ रिसीवर कि मैं इस बार युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। तब अभिष्ट ऋषि ने दायां हाथ ऊपर उठाया। जय भवानी दुष्ट संहारनी, कृपा कर। अगले ही पल हैं, यह अमृत रस का पात्र है। इस पात्र से भरा रस पहले तुम पी लो, तत्पश्चात अपने सैनिकों को पिला दो। जो आ गया रिसीवर। अमृत रस पीते ही मैं अपने शरीर के अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित ही अमृत रस अद्भुत है। फिर सैनिकों ने अमृत रस का पान किया। अब अभिष्ट ऋषि ने बायां हाथ ऊपर उठाया। जय भवानी दुष्ट संहारिणी, कृपा कर। अगले ही पल, ओह आश्चर्य, मैं और मेरे सैनिक पलक झपकते ही अस्त्र शस्त्र वस्त्रों वह उचित सवारी से युक्त हो गए हैं। अब जाओ राजन, लड़कर दुश्मनों से अपना राज्य वापस लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अभिष्ट ऋषि को प्रणाम कर अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ त्रिभुवन सिंह उमंग से भरा नरोत्तम नगर की ओर चल दिया। उधर नरोत्तम नगर में गुप्तचरों ने राजा जयदेव सिंह को सूचना दी। महाराज, राजा त्रिभुवन सिंह दक्षिण दिशा की ओर से अपने 100-125 सैनिकों के साथ नरोत्तम नगर की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ओह, तो चींटी के भी पैर निकलने लगे हैं। आने दो उस मूर्ख त्रिभुवन को। इस बार हमारी सेना उसे व उसके गिने चुने सैनिकों को मसल कर रख देगी। जयदेव सिंह ने उसी समय सेनापति को बुलाकर आदेश दिया। सेनापति जी, सेना को दक्षिण दिशा की ओर कूच करने का आदेश दे दो। जो आ गया महाराज। नरोत्तम नगर राज्य की दक्षिण सीमा पर जयदेव सिंह व त्रिभुवन सिंह की सेना की मुठभेड़ हुई। अमर रस पीते हुए त्रिभुवन सिंह के चंद सैनिक कहर बनकर जयदेव सिंह की सेना पर टूट पड़े। मेरे बहादुर सैनिकों, दुश्मनों का सफाया कर दो। त्रिभुवन सिंह व उसके सैनिक तो अमर रस पिए हुए थे, अतः युद्ध में उन लोगों का तो बाल भी पाका नहीं हुआ, जबकि जयदेव सिंह की सेना गाजर मूली की तरह कट रही थी। त्रिभुवन व उसके चंद सैनिक को तो युद्ध में खरोच तक नहीं आई और हमारी सेना मौत के मुंह में चली जा रही है। त्रिभुवन व उसके सैनिक तो हमारी सेना पर यमदूत बनकर टूट पड़े हैं। जयदेव सिंह परेशान सा खड़ा अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक त्रिभुवन सिंह का रथ उसके रथ के आगे आ खड़ा हुआ। त्रिभुवन सिंह, तुम? हाँ जयदेव सिंह, मैं। संभल, मरने के लिए तैयार हो जा। अगले ही पल जयदेव सिंह के मरते ही उसकी सेना रण क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। भागो, सीधे मंगलापुर की ओर भागो। अब नरोत्तम नगर में हम सबकी खैर नहीं, भागो। नरोत्तम नगर के निवासी त्रिभुवन सिंह को अपने बीच पाकर हर्ष से झूम उठे। महाराज ने दुश्मनों को मारकर अपना राज्य वापस ले लिया। महाराज त्रिभुवन सिंह के साहस और बल से ही दुश्मन मात खा सका है। महाराज त्रिभुवन सिंह अमर रहे। त्रिभुवन ने पुनः नरोत्तम नगर का राज सिंहासन संभाल लिया। इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। एक दिन, बहुत दिन हो गया, हम वन में अखेट करने नहीं गए। हमें शीघ्र ही अखेट पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। बस मन में विचार आने की देर थी।
त्रिभुवन उसी दिन अखेट खेलने वन की ओर चल दिया। वह जंगल में पहुंचा। वह एक हिरन के पीछे दौड़ा दौड़ा वह और उसका घोड़ा दोनों ही बुरी तरह थक गए। हफ हफ, ओह, प्यास से बुरी तरह गला सूख गया है। घोड़ा रोककर पहले नदी से पानी पी लेना चाहिए। यह सोचकर त्रिभुवन ने घोड़ा रोक लिया। पहले खुद पानी पिया, फिर घोड़े को पानी पिलाया। हिरन का पीछा करते करते मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि साथ आए सैनिक की टुकड़ी से मेरा साथ छूट गया है। वन में सैनिक मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी एक नाव नदी के किनारे आकर लगी। उस नाव में एक अनुपम सुंदरी बैठी हुई थी। त्रिभुवन उस सुंदरी के रूप सौंदर्य को देखकर ठगा सा रह गया और वह मंत्रमुग्ध सा उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? महाराज, मैं इस नदी के राजा जलजा की पुत्री जल्पा हूँ। ओ, तो तुम जल सुंदरी हो? हाँ महाराज। तब त्रिभुवन ने बिना लंबी चौड़ी भूमिका बांधे जल्पा से कहा, राजकुमारी जल्पा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, मुझसे विवाह करना बहुत कठिन है। वो कैसे राजकुमारी? महाराज, मुझसे विवाह करने की शर्त बहुत कठोर व विचित्र है। जो उस शर्त को पूरा करेगा वही मुझसे विवाह कर सकता है। तुम्हारी वह शर्त कौन सी है जल्पा? महाराज, लगता है आप मुझे अपनी रानी बनाने को बहुत उत्सुक हैं। सो तो हूँ राजकुमारी जल्पा, तुम्हें अपनी रानी बनाकर मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। तो सुनिए महाराज, मेरी शर्त यह है कि जो कोई भी मुझे ऐसी वस्तु लाकर भेंट में देगा जो अमूल्य व अद्भुत हो, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। ओह, बड़ी कठिन शर्त है तुम्हारी। महाराज, जब आप अपने सैनिकों के साथ राज्य छीन जाने पर इस वन में रह रहे थे, मैं तभी से आपको जानती हूँ। आपके लिए यह कार्य कठिन नहीं होना चाहिए महाराज। जिस लगन से तुमने दुश्मनों से अपना खोया हुआ राज्य वापस लिया, उसी लगन के सहारे तुम मेरी शर्त को आसानी से पूरा करके मुझसे विवाह कर सकते हो। जल्पा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम मुझे 1 माह का समय दो। उस 1 माह के भीतर मैं तुम्हारी शर्त पूरी करके दिखा दूंगा और तुमसे खूब धूमधाम से विवाह करूंगा। महाराज, आपका दृढ़ निश्चय से भरा हुआ उत्तर सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं आपको 1 माह का समय देती हूँ। 1 माह पश्चात शरद पूर्णिमा की रात को मैं आपसे इसी स्थान पर मिलूंगी। त्रिभुवन सिंह से विदा ले जल्पा नाव को खेती हुई नदी के बीच धाराओं की ओर ले चली। बीच धारा में जाकर जल्पा का नाव एक एक लहरों से लोप हो गया। जल्पा तो हम पर जादू सा कर गई। उसके सौंदर्य के मोहपाश ने जैसे मुझे कसकर जकड़ लिया है। इस घटना के बाद त्रिभुवन का मन शिकार खेलने में नहीं लगा, अतः वह वापस अपने राज्य लौट गया। वह कौन सा अमूल्य व अद्भुत वस्तु हो सकती है जिसे मैं राजकुमारी जल्पा को दूं, ताकि वह संतुष्ट होकर मुझसे विवाह करे। उसी उधेड़पुन बुन में 1 माह समाप्त होने के 5 दिन शेष रह गए। ओह, माह बीतने वाला है और अभी तक मैं जल्पा के लिए अमूल्य व अद्भुत वस्तु की खोज नहीं कर सका हूँ। क्या मैं जल्पा के सामने झूठा सिद्ध होऊंगा? क्या मैं उसके पिता की शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा? तभी वहाँ प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और राजा के पास आकर पूछा, महाराज क्षमा करें, कुछ दिन से मैं आपको बुरी तरह परेशान देख रहा हूँ। आप किस विषय को लेकर इन दिनों परेशान हैं? प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको अपनी परेशानी के बारे में कैसे बताऊं? ठीक है महाराज, आप बेशक मुझे अपनी परेशानी के बारे में ना बताइए, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना प्रधानमंत्री जी? महाराज, आप बहुत दिन से वन में अखेट खेलने नहीं गए हैं। कृपया करके आप कुछ दिन के लिए अखेट खेलने वन में चले जाइए। उससे आपके मन को थोड़ा बदलाव भी मिलेगा और आपको खुले वातावरण की थोड़ी हवा भी मिलेगी। महामंत्री जी, हमें तुम्हारी प्रार्थना मंजूर है, पर मैं अखेट पर किसी लव लश्कर के साथ लिए बिना अकेले ही जाऊंगा। ठीक है महाराज। तब त्रिभुवन अकेला ही अखेट हेतु निधि वन में जा पहुंचा। ओह, कितनी सुंदर हिरनी है, मुझे इसका अखेट करना चाहिए। बस त्रिभुवन ने उस हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ दूर जाकर निशाना बांध त्रिभुवन ने एक तीर हिरनी की ओर छोड़ दिया, लेकिन घायल
लेकिन घायल होने पर भी हिरनी जान बचाने के लिए गहन वन में जा छिपी। त्रिभुवन हिरनी को ढूंढने लगा। काफी खोजबीन के पश्चात उसे घायल हिरनी एक पेड़ की ओट में हाँफती नजर आई। वो रही घायल हिरनी। धनुष बाण संभाल त्रिभुवन तेजी से उस ओर बढ़ा। तभी रुकिए राजन, रुकिए। त्रिभुवन ने पलट कर पीछे की ओर देखा। रुकिए राजन, कृपया आगे ना बढ़िए। उड़न खटोला त्रिभुवन के पास आ रुका। राजन, किसी निर्दोष जीव को ना सताओ। तुम्हारा इशारा किस ओर है मान्यवर? मेरा इशारा तुम्हारे बाण से घायल हिरनी की ओर है राजन, कृपया उसे ना मारो। लेकिन तुम कौन हो मान्यवर? तुम्हारा उस घायल हिरनी से क्या संबंध है? राजन, वो घायल हिरनी मेरी पुत्री सुंदरिका है। क्या वो हिरनी तुम्हारी पुत्री? लेकिन वह पशु है और तुम मनुष्य हो। राजन, हिरनी का वह रूप मेरी पुत्री सुंदरिका का छद्म रूप है। दरअसल हम लोग गंधर्व हैं। मैं गंधर्व लोक का राजा गंधर्वसेन हूँ। उड़न खटोला में बैठा मैं अपनी पुत्री सुंदरिका के साथ आकाश मार्ग से गंधर्व लोक की ओर जा रहा था कि तभी सुंदरिका ने पृथ्वी भ्रमण की जिद की। उसकी जिद को देखते हुए मैंने उड़न खटोले को पृथ्वी पर उतार लिया। तब सुंदरिका हिरण का रूप में वन में घूमने लगी और तुम्हारे बाणों का शिकार हो घायल हो गई। अपनी पुत्री की दशा देखकर ही मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया हूँ। मेरी पुत्री को मत मारिए राजन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। राजा गंधर्वसेन, इस प्रकार हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आप पृथ्वी पर हमारे अतिथि हैं। भला मैं अपने अतिथियों को कैसे कष्ट दे सकता हूँ? मुझे अनजाने में जो भूल हो गई मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। गंधर्वसेन, अब मैं आपकी पुत्री को कुछ नहीं कहूँगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। तब गंधर्वसेन ने अपने मुकुट में से एक मणि निकालकर त्रिभुवन को देते हुए बोला, राजन, इस मणि को मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। यह मोक्षदायिनी मणि है। इससे जो भी पास रखेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर बेटी सुंदरिका, यहाँ आओ। लंगड़ाती हुई हिरनी बनी सुंदरिका त्रिभुवन व गंधर्वसेन के सामने आ खड़ी हुई और भयभीत नजरों से त्रिभुवन की ओर देखने लगी। घबराओ मत सुंदरिका, राजा त्रिभुवन सिंह अब हमारे शत्रु नहीं अपितु मित्र हैं। अगले ही पल सुंदरिका अपने वास्तविक रूप में आ गई। राजन, यही है मेरी बेटी का वास्तविक रूप। पिता के कहने पर सुंदरिका ने त्रिभुवन को प्रणाम किया। तत्पश्चात, लीजिए राजन, अपना तीर वापस लीजिए। गंधर्वराज, यह तीर अब बहुमूल्य वस्तु के रूप में हमारे पास रहेगा। अब हम इस बहुमूल्य तीर से किसी का भी शिकार नहीं करेंगे। फिर चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता।